वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सेमेस्टर थर्ड और मेजर 4 का क्वेश्चन करवा रही हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑनर्स का। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि शेरशाह का प्रारंभिक जीवन, विजय एवं प्रशासन के बारे में ये क्वेश्चन लिखना है। और दूसरा, शेरशाह सूरी के शासन का प्रबंधन का विवेचना करें। यह शेरशाह सूरी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो उसका आंसर सारा यही रहेगा। तो इसका आंसर है, सबसे पहले प्रारंभिक जीवन लिखना है। तो प्रारंभिक जीवन में आता है, इस टाइप्स में लिखना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह को एक महान शासक व्यवस्था के निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिसका अनुसरण अकबर जैसे महान शासकों ने भी अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया था। दूसरे शब्दों में शेरशाह को अकबर का अग्रगामी जाना जाता है। मतलब कि सबसे पहले जो है प्रारंभिक जीवन लिखना है। और इसमें बताया गया है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह को एक महान शासक व्यवस्था के निर्माता के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन में से महान शासक माना जाता था शेरशाह सूरी को, जिसका अनुसरण अकबर जैसे महान शासकों ने भी अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया था। मतलब इसका अनुसरण अकबर जैसा एक शासक भी अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया था। दूसरे शब्दों में शेरशाह को अकबर का अग्रगामी जाना जाता है। मतलब शेरशाह को अकबर का मार्गदर्शक जाना जाता है। अग्रगामी यानी कि मार्गदर्शक। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह को मरने के कारण इसे बहार खां लोहनी के द्वारा शेर खां की उपाधि मिली थी। 1539 में 39 के चौसा के युद्ध के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद शेरशाह को 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हराकर सूरवंश की नींव डाली। यहाँ पे मतलब शेरशाह के परिचय है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह को मरने के कारण इसे बहार खां लोहनी के द्वारा शेर खां की उपाधि मिली थी। मतलब शेरशाह के मरने के बाद बहार खां लोहनी के द्वारा उसके द्वारा शेर खां की उपाधि मिली थी। 1539 के चौसा के युद्ध में के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। चौसा युद्ध हो चुका था, उसके बाद ही इन्होंने शेरशाह सूरी अपना उपाधि धारण किया था। इसके बाद शेरशाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध को हराकर सूरवंश की नींव डाली। 1540 में हुमायूं को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध हराकर, मतलब हुमायूं को हराकर ये दोनों युद्ध में उन्होंने सूरवंश की नींव डाली। तत्पश्चात इन्होंने 1540 से 45 तक दिल्ली में मात्र 5 वर्षों तक शासन किया। इसी शासनकाल में इन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था निर्माण की। मतलब इन्होंने 5 वर्षों तक शासन काल में इन्होंने शासन व्यवस्था का निर्माण किया, जो पूरे मध्यकालीन इतिहास में एक सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। इन्हीं शासन व्यवस्था को न केवल मुगलों ने अपनाया बल्कि अंग्रेजों ने भी इसे काफ़ी हद तक अपनाया था। शेरशाह के विजय के बारे में यहाँ पे बताना है। इनका विजय 1540 से 45 ईस्वी तक के बीच का सफ़र रहा है। किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में विजय पाया। भारत का सम्राट बनने के पश्चात उसने नए प्रदेश जीतने का प्रयत्न किया। साथ ही वह उन प्रदेशों पर भी अधिकार करना चाहता था जो कि इब्राहिम लोदी तथा हुमायूं के अधीन रह चुके थे, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि वह अपने प्रतिवर्ती सम्राटों में से किसी से भी कम नहीं था। उसकी प्रमुख विजय इस प्रकार है, यानी कि शेरशाह की विजय 1540 से 45 के बीच हुआ था और भारत का सम्राट बनने के बाद भी उसे नए प्रदेश जीतने का प्रयत्न बहुत किया था।
साथ ही वह उन प्रदेशों से अधिकार करना चाहता था जो इब्राहिम लोदी तथा हुमायूं के अधीन थे, जिससे कि वह सिद्ध हो, जिससे कि पता चले कि वह पूर्ववर्ती सम्राटों में से भी किसी से कम नहीं था। इसकी प्रमुख विजय इस प्रकार है, इस तरीके से उन्होंने गखर खां के प्रदेश की विजय उन्होंने गखर खां प्रदेश की विजय पाया, बंगाल के विद्रोह का दमन किया, मालवा पे विजय किया, रायसिया की विजय, सिंध तथा मुल्तान पर अधिकार, मारवाड़ा पर की विजय, चित्तौड़ पर अधिकार, कलिंजर की विजय, शेर शाह का साम्राज्य विस्तार। यानी कि उन्होंने इतना पे विजय किया। गखर खां प्रदेश की विजय, बंगाल का विद्रोह, मतलब ये जो है ना नौ पे इन्होंने विजय किया था शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था भी इन्होंने किस तरीके से किया, सामने देखिए। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था कई भागों में बांटा हुआ था, जो इस प्रकार से है। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में भी अपना रुचि दिखाया और इस प्रकार है। पहला पॉइंट है शेर शाह का प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में शेर शाह एक निर्गुण शासक था। शेर शाह सुल्तान ही शासन का केंद्र बिंदु होता था, अर्थात वह एक प्रकार की केंद्रीकृत शासन की संपूर्ण शक्तियां सुल्तान के पास ही होती थी। शेर शाह का पहला पॉइंट था केंद्रीय प्रशासन, मतलब शेर शाह एक निर्गुण शासक था। शेर शाह था सुल्तान ही शासन के केंद्र बिंदु होता था, यानी कि वो साम्राज्य का केंद्र बिंदु था, अर्थात वह एक प्रकार की केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था संपूर्ण शक्तियाँ सुल्तान राजा के पास होती थी। संपूर्ण मतलब इसका क्या होते थे, साम्राज्य का शक्तियाँ जितनी भी होती थी सब सुल्तान के पास होती थी। इसके अलावा शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके, इसके लिए अन्य 4 मंत्रियों को भी नियुक्त किया था। शेर शाह सूरी ने सोचा कि मुझे मतलब कि उसकी शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चले, तो उन्होंने 4 मंत्रियों को नियुक्त किया था। वो है, पहला है दीवाने वाजरत, यानी कि लगान एवं राजस्व के मंत्री थे, जो इस प्रकार के थे। यह लगान एवं राजस्व विभाग था। भूमि से होने वाले आय और अन्य जितने भी आय व्यय थे उनका लेखा जोखा रखने के लिए दीवाने वजारत विभाग का निर्माण किया गया था। उनकी दीवाने वजारत ये शेर शाह सूरी का पहला प्रशासनिक व्यवस्था था। उन्होंने पहला मंत्री था दीवाने वजारत, जो लगान एवं राजस्व के से रिलेटेड था। दीवाने अरी ये सैन्य संगठन के मंत्री थे। इन्होंने यह एक प्रकार का सैन्य संगठन था जिसमें सेना की भर्ती से लेकर उसके विभिन्न कार्यों को देखरेख किया जाता था। ये स्टेप्स में मंत्री थे दीवाने अरीज, क्योंकि उस समय सेना के बिना साम्राज्य का विस्तार असंभव था। इसका सर्वोच्च सेनापति राजा ही था। उस टाइम असंभव था सेना साम्राज्य का विस्तार करना, इसीलिए ये मंत्री रखना ज़रूरी था। दीवाने वजारत, दीवाने अरीज। अब दीवाने रसालत यानी विदेश मामले की मंत्री। यह एक प्रकार का सैन्य संगठन था जिसमें सेना की भर्ती से लेकर ये तो मिस्टेक हो गया, ये रॉन्ग है। यह विदेशी मामले में, ये जो है ना, आप लोग इसे नोट्स नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मैंने रिपीट में लिख दी थी, समझे। इसको आप नोट नहीं कीजिएगा, इसे इग्नोर करके आगे मैं बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। दीवानी रसालत यानी विदेश मामले के मंत्री होते थे। जो यह मंत्री के यह विदेशी मामले में संबंधित विभाग था जिसमें पड़ोसी राज्यों या देशों के साथ किसी प्रकार के संबंध स्थापित करने या इसके लिए दीवाने रसालत विभाग का स्थापना की गई थी। दीवाने इंसा चौथा मंत्री था दीवाने इंसा, जो पत्र व्यवहार से रिलेटेड थे।
दीवानी इंसाफ पत्र व्यवहार से संबंधित था। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित पत्रों अथवा सुल्तान के आदेश का एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाया जाता था। यानी इन्होंने दीवानी इंसाफ को इसलिए पत्र व्यवहार मंत्री बनाना जरूरी था क्योंकि ताकि वो दीवानी इंसाफ पत्र व्यवहार से संबंधित ताकि ये विभिन्न विभागों में आदेश सूचना प्रदान करने का एक दूसरे विभाग तक पहुंचा सके, इसलिए ये मंत्री बनाए गए। इतना ही नहीं, इन 4 विभागों के अलावे 2 विभाग अथवा मंत्रियों का नियुक्त किया गया था और किया गया था। क्या क्या किया था? शेरशाह सूरी ने 4 मंत्री का ही नियुक्त नहीं किया था, 2 और भी किया था। वो है दीवाने काजा और दीवाने बरीद। दीवाने काजा यानी जो जज का काम करता था, न्यायाधीश का काम करता था, और दीवाने बरीद यानी गुप्तचर विभाग में काम होता है। पहला था प्रशासनिक शासन और दूसरा है प्रांतीय शासन। इसमें साम्राज्य के नीचे प्रांत होते थे, जिसे सूबा और एकता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साम्राज्य के नीचे प्रांत होता था, जिसे सूबा और एकता भी कहा जाता था। एकता प्रांत के नीचे सरकार होता था, जिसे जिला कहते थे उस टाइम, और सरकार के नीचे परगना होता था और परगना के नीचे गांव होता था। ये अभी पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो, क्योंकि जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आप लोग मतलब हम फ्यूचर में देखें किस तरीके से लिखें, क्या लिखें, तो आगे भी देखिएगा लास्ट तक। यहाँ पे बताया गया है सरकारों की संख्या 47, केवल बंगाल की संख्या 19 होती थी। यानी कि शेरशाह सूरी के समय में सरकारों की संख्या यानी जिलों की संख्या 47 होते थे और केवल बंगाल में 19 होते थे। उस टाइम सरकार का मतलब होता था जिला। दूसरा था प्रांतीय शासन में पहला पॉइंट आता है आपका यहाँ पे साम्राज्य था ना, प्रांतीय साम्राज्य के नीचे प्रांत। तो साम्राज्य में होता था शेरशाह ने अपने विशाल साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों में सूबा अथवा एकता भी कहा जाता था। यही है साम्राज्य का मतलब। इसके नीचे प्रांतों को सूबा अथवा एकता भी कहा जाता था। प्रांत को प्रांत, सूबा, एकता। प्रांत अथवा सूबा कई सरकारों में बांटा था, सरकारों में बटा था। सरकारों को जिलों के नाम से भी जाना जाता था। ये तो बता ही दिए ना आपको कि प्रांत या सूबा एकता यानी मतलब कि सरकार मतलब होता है जिला। उस टाइम में सरकार बोला जाता था जिला को। सरकार अथवा जिला स्तर पर देख रेख के लिए 2 अधिकार को नियुक्त किया गया था और वो था आपका सिकदार ए सिकदारा, मुंसिक ए मुंसिफा। मतलब ये सैनिक सिकदार ए सिकदार सैनिक अधिकार होते थे और मुंसिफ ए मुंसिफा का न्याय अधिकार होते थे। सरकारों को परगना अथवा प्रखंडों में बांटा गया था। यानी कि सरकारों को परगना अथवा प्रखंडों में बांटा गया था। यानी कि मतलब हो गया ये जैसे कि उस टाइम जिला को प्रखंड, यानी अभी जिस टाइप्स में सबके अपने अपने ब्लॉक होते हैं ना, तो उस टाइप में सरकार को बांटा गया था, जिला को बांटा गया था उस टाइम। परगना आज के समय में जिस प्रकार एक ब्लॉक था प्रखंड होता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय परगना में शासन चलाने के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। जैसे कि अभी के टाइम में ब्लॉक में होते हैं ना बीओ वगैरह सब अधिकारी होते थे, उस टाइम भी परगना के नाम से जाना जाता था और उस टाइम भी कई मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। एक सिकदारा जो सैनिक का काम करते थे और दूसरा थे एक मुंसिफ जो न्याय का कार्य करते थे। ये मैंने बताया है। एक फतेहदार जो लेखा जोखा का काम करते थे, 2 क्लर्क जो आंकड़े भेजने का काम करते थे, आंकड़े लेन देन किस तरीके से, वो 4 मंत्रियाँ रहते थे। अथवा गांव अथवा ग्राम यह शासन की सबसे छोटी इकाई थी उस टाइम। शेरशाह सूरी की गांव अथवा ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। इसमें कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था, बल्कि गांव की मुखिया
या पटवारी ही शासन चलाता था। मतलब ये शेरशाह सूरी का एक छोटा इकाई होता था और इसमें कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था। इसमें सिर्फ मुखिया और पटवारी का शासन खुद ही चलाता था। तीसरा है राजस्व सुधार, जो शेरशाह के समय में आय का प्रमुख साधन भूमि कर लगान था। इसके अलावा व्यापार पर टकसाला, युद्ध में लूट का भाग, जजिया कर और उपहार आदि शामिल थे। इन सभी के टैक्स वसूलने के लिए लगान की दर 1/3 भाग था, जिससे अनाज और सिक्के दोनों के माध्यम से लिया जाता था। मतलब उस टाइम राजस्व सुधार भी उन्होंने किया था शेरशाह सूरी, और शेरशाह के समय में आय का प्रमुख साधन भूमि कर लगान था। इसके अलावा व्यापार का टकसाला और युद्ध में भी मतलब लूट भाग, जजिया और उपहार आदि में शामिल थे इन्होंने। इन सभी से टैक्स वसूलने के लिए लगान की दर कितने थे? 1/3 भाग था। मतलब 3 भाग में 1 भाग इन्होंने वसूल लेता था, जिसे अनाज और सिक्के दोनों के माध्यम से लिया जाता था। अगर अच्छे अनाज हो तो अच्छा अनाज ही ले लेते थे, अनाज नहीं हो तो सिक्के ले लेते थे। टैक्स अथवा लगान वसूलने के लिए प्रारंभ में कई समस्याओं को सामना करना पड़ा था शेरशाह सूरी को। अतः इन दोषों को दूर करने के शेरशाह ने कई बार सुधार किए। मतलब टैक्स और लगान लेने के स्टार्टिंग में जब ले रहे थे तो बहुत सारी समस्या सामना करना पड़ा था, और इन दोषों को दूर करने के लिए शेरशाह कई तरह से उन्होंने अपने आप को सुधार किया। जैसे भू राजस्व सुधार। सबसे पहले किसानों को भूमि के पट्टे दिए गए थे, उन्हें कबूलियतनामा स्वीकार कराया गया था तथा भूमि के माप के लिए सिकंदरी यानी गज एवं सने डंडी का प्रकार प्रयोग किया गया था। सिकंदर गाजा तथा सने एंडी लगभग 32 इंच का होता था, जिसके द्वारा भूमि का मापा जाता था और उसी के आधार पर लगान की दर निर्धारित किया जाता था। सिक्कों का नामकरण अथवा सुधार, ये दूसरा सुधार था। पहला भूमि कर सुधार और दूसरा सुधार इन्होंने किया था सिक्कों का नामकरण अथवा सुधार। सबसे पहले शेरशाह ने पुराने अथवा घिसे पिटे सिक्कों को हटा दिया और उसकी जगह पर नए सिक्कों का प्रचलन करवाया था। उन्होंने ये सब जो घिसे पिटे सिक्के था और पुराने सिक्के थे उसे हटाकर नए सिक्के का प्रचलन किया था। जैसे उन्होंने कैसे किया था? पहला था चांदी के रुपये, जो 180 ग्रेन का था और 1 रुपया था। उस टाइम इन्होंने ही 1 रुपये और मतलब रुपये के नाम से जाना करवाया, और चांदी का सिक्का पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया। और दूसरा था तांबे का दाम, जो 380 ग्रेन का होता था। तांबे का सिक्का भी इन्होंने ही किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। 2 सिक्के का प्रचलन करवाया था, एक चांदी का एक तांबे का, और रुपये का नाम से इन्होंने ही दिया था। ये सिक्के टकसालों में ढाले अथवा बनाए जाते थे, जिनकी संख्या 23 थी। यानी कि ये जो सिक्के थे वो टकसाले में ढाले अथवा बनाए जाते थे, जिनकी संख्या 23 थी। यानी कि ये मतलब जो टकसाले होता है ना, टकसाले यानी कि अभी के टाइम में तो कारखाना बोला जाता है, उस टाइम टकसाला होता था। तो वो टकसाला में बनाए जाते, जिनकी संख्या 23 थी। वो उस टाइम 23 कारखाना था। इसमें थोड़ा नोट है, वो आप ध्यान से दीजिए। सबसे पहले रुपये का प्रयोग शेरशाह 1540 से 45 ने करवाया था। मतलब उन्होंने ना 1540 के 40 और 45 के बीच में ही रुपये का प्रयोग करवाया था। और चौथा है न्याय एवं गुप्तचर व्यवस्था। शेरशाह स्वयं पूरे साम्राज्य का न्यायाधीश था। उसने सुल्तान अल-अदल की उपाधि भी ली थी। न्याय व्यवस्था की अच्छी तरह से बनी रहे, इसके लिए काफ़ी कठोर दंड विधान या शेरशाह के अलावे मुंशी को काजी आदि भी न्याय कार्य करते थे। यानी कि शेरशाह स्वयं साम्राज्य के न्यायाधीश था और उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि भी ली थी। न्याय की व्यवस्था अच्छी तरह से बनी रहे इसीलिए वो ली थी।
इसके लिए काफ़ी कठोर दंड विधान शेरशाह के अलावा मुंशी के मुंसिफों काजी आदि का न्याय कार्य करते थे। और गुप्तचर व्यवस्था साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, ये आपका यहाँ है ना, जो यहाँ ढंग होगा, दंग मैंने मिस्टेक कर दी, ढंग होगा। साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी, ताकि साम्राज्य में होने वाले घटनाओं को समय रहते दबाया जा सके और उसके लिए एक उचित न्याय व्यवस्था लागू किया जा सके। उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना इसलिए की थी, ताकि साम्राज्य में होने वाली घटनाओं को समय रहते ही दबाया जा सके और उसके लिए एक उचित समय व्यवस्था लागू किया जा सके। पांचवा है सैनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी के समय में घुड़सवार और पैदल हाथी और तोपखाना सैनिक व्यवस्था का मुख्य अंग था। सैनिक व्यवस्था को मजदूरी प्रदान किया जा सके, इसके लिए शेरशाह सूरी स्वयं सेना का निर्देशन करना था। इसके अलावा दीवाने अरीज नामक सैन्य विभाग की भी स्थापना की गई थी और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन के समय में चल रहा था घोड़े दागने और सैनिकों को होलिया बदलने की प्रथा को शेरशाह ने पुनः जागृत कर दिया। यानी कि जो सैनिक व्यवस्था इसलिए चलाया गया था कि शेरशाह सूरी के समय में घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना सैनिक व्यवस्था का मुख्य अंग था। ये सैनिक व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए किया जा सके, इसलिए इन्होंने सैनिक व्यवस्था का मतलब जो मंत्री बनाए थे। इसके लिए शेरशाह सूरी स्वयं सेना का निर्देशन करना था। इसके अलावा दीवाने अरीज नामक सैन्य विभाग की भी स्थापना की गई थी। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन के समय में चल रहा था घोड़े दागने और सैनिकों के होलिया बदलने की प्रथा शेरशाह ने पुनः जागृत कर दिया। मतलब जो था किन के समय में चल रहा था, सैनिकों के नगद देने वेतन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन के समय में, जो अलाउद्दीन के समय में चल रहा था ना घोड़ा दागने का और होलिया बदलने का प्रथा जो चल रही थी, वो फिर से इन्होंने जागृत कर दिया था शेरशाह सूरी अपने शासनकाल में। छठा था ये कि शहर और इमारतें। शेरशाह ने केवल 5 वर्षों के शासनकाल में हुई कई महत्वपूर्ण इमारतों शहरों का निर्माण कराया, जिसमें पहला है उत्तर पश्चिम सीमा में रोहतासगढ़ दुर्ग, इन्होंने निर्माण किया था। दूसरा है कन्नौज नगर के जगह पर सेसू नगर नाम दिया। पाटलिपुत्र के पास पटना नामक नगर दिया और दिल्ली में किला-ए-कुतुब नामक मस्जिद का निर्माण किया। यानी कि इन्होंने उत्तर पश्चिम में रोहतासगढ़ दुर्ग का नाम ये बनाया और कन्नौज नगर की जगह पर सेसू नगर नाम दिया। पाटलिपुत्र के पास पटन नामक नगर का ये नाम दिया और दिल्ली में किले-ए-कुतुब नामक दिया। ये जो चारों है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब भी पढ़ रहे हैं ना तो अब एंड तक देखिए और पूरा कॉपी में नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम में दें। इसके अलावा शेरशाह ने स्वयं सासाराम में झील के बीच में खुद ही अष्टभुजीय मकबरा बनाया, भी कलात्मक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है ना, जो झील में सासाराम में अष्टभुजीय मकबरा बनाया और कलात्मक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने झील में अष्टभुजीय नामक बनाया था। और 7वां है सड़क और सरायों का निर्माण। शेरशाह ने सामाजिक क्षेत्र में भी कई कार्य किए, जिसमें सड़क और सरायों का निर्माण प्रमुख है।
उसने अपने समय में के काफ़ी महत्वपूर्ण सड़कों को मरम्मत कराने का समय काम किया और जिसमें जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह रोड उस समय बंगाल से पाकिस्तान तक जाती थी। यानी कि शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार ही नहीं, सामाजिक सुधार भी इन्होंने किया था। जैसे कि उस टाइम सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य बहुत किया, सड़क निर्माण और सरायों का निर्माण। उसने अपने प्रमुख समय सभी महत्वपूर्ण सड़कों को मरम्मत कराने का काम किया। ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया और इस समय बंगाल से पाकिस्तान तक जाते थे उस समय। यानी कि सड़क का निर्माण और सरायों का निर्माण, यानी कि सड़क का बगल में जो रहता है बैठने उठने का, वहाँ पे ताकि लोग रुके ठहरे। और ये मतलब सरायों का मतलब यही हुआ कि बगल में थोड़ा सा झोपड़ी उपड़ी के जैसा ठहरना वहरना बैठने के लिए बनाया था। जीटी रोड का मरम्मत इसलिए करवाया गया था ताकि व्यापार व्यवस्था और सेना का आवागमन में कोई दिक्कत ना हो सके। इसके अलावा 200 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया गया था ताकि लोगों को व्यापारिक को ठहरने की सुविधा मिल सके। अभी मैंने बताया था कि जो था इन्होंने इसलिए मरम्मत करवाया ताकि व्यापार को आने जाने में दिक्कत ना हो, और हर 200 कोस की दूरी पर इन्होंने सरायों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार से उसने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त इन सरायों ने डाक व्यवस्था को भी काफ़ी मजबूती प्रदान किया था। इन्होंने टोटल 1700 सरायों का निर्माण करवाया था, जो ताकि ये व्यापारी को दिक्कत ना हो ठहरने में। तो ये काफ़ी मजबूती प्रदान किया था। इसका निष्कर्ष जरूरी है लिखना ताकि टीचर लोग को पता चलेगा कि ये मतलब पूरा सारांश लिखने के बाद जो होता है ना, पूरा डिफिनेशन के बाद एक निष्कर्ष होता है जो कि पढ़ने में उससे पता चलता है क्या लिखा गया था वो पूरा स्टोरी में। तो निष्कर्ष है, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि शेरशाह का शासन प्रबंध एक सुव्यवस्थित एवं नवीन प्रणाली पर आधारित था, जिसके भले ही कुछ समय के लिए शेरशाह एक निर्गुण शासक था, लेकिन उसके प्रशासनिक सुधारों ने उसे एक कल्याणकारी शासक बना दिया। इस प्रकार से शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों ने उसे सल्तनत काल में इतिहास का एक अभूतपूर्व सफलता और प्रसिद्धि दिलाई। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो है जितना भी है ना, आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉपी में नोट करने के बाद आप लोग रिपीट कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि ये आप लोग को बहुत इजी हो। और इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग PDF भी जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।